नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें कि कल हमने थोड़ा आपको डेमो दे दिया थ्योरी क्लासेस का। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट थोड़ा संघ की जानकारी ली थी। पार्ट 5 का थोड़ा ओवरव्यू लिया था और पूरा का पूरा डिटेल में जाना था। आज हम उसी के वे में उसी की सीरीज में सोचा था वाइस प्रेसिडेंट भी समाप्त कर दें, जिससे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाए। सारे के सारे आर्टिकल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ से आते हैं आपके सारे के सारे कवर हो जाए। क्योंकि जैसा कि हम लोग लगा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो हम लोग देख रहे थे लगातार यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं टॉपिक वाइज। अगर हम बीच बीच में टॉपिक भी आपको कंप्लीट करा देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हालांकि हम दोनों क्लास कैरी करने चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज थी हमारी वो अलग और टॉपिक वाइज क्लास की सीरीज अलग, बट ये एक तरह का डेमो है। आप बताइएगा आपको टॉपिक वाइज क्लास हमारी कैसी लग रही है। हम यहाँ पर हाथों से लिखकर आपको पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे मेरा व्हाइट बोर्ड जैसा काम कर रहा है। आपने कल अगर मेरी क्लास देखी है तो आपको पता होगा कैसी पढ़ाई है, और अगर नहीं देखी तो कल क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी कल की, राष्ट्रपति के बारे में था। डिटेल से हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक जाना, यानी कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, राष्ट्रपति होते हैं भारत के, से लेकर इम्पीचमेंट तक, महाभियोग तक। ठीक है, पूरे एक एक क्वेश्चन जाने बिल्कुल डिटेल में। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। आज उसके आगे हम मूव करने वाले हैं आर्टिकल 62 से लेकर आर्टिकल 71 तक करीब आज हम लोग देखने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या यूं कहें हम तो पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये थ्योरी क्लासेस जो हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज ये कैसी लग रही है। मतलब कि क्या पढ़ाने का वे सही है, या जो प्रेजेंटेशन है हाथ से लिख रहे हैं, राइटिंग, ये सब जो भी है राइटिंग जो जैसी है वैसी रहेगी। मतलब बताइएगा आपका कंटेंट कैसा समझाने के वे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कुल मिला के मेरा ये मतलब है, जो चीज हम समझा रहे हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आ रहा है तो हम टॉपिक वाइज क्लास कैरी करेंगे, अदरवाइज हम वापस अपने क्वेश्चन आंसर जो हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर उसी को केवल किया करेंगे। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट शुरू करने से पहले हम कल को एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में आपको ये 3 पेज की नोट्स दी थी, तो इसका जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पार्ट 5 भाग 5 का हिस्सा है, जो कि होता है संघ यानी कि यूनियन। 52 से लेकर 151, कहां से 52 से लेकर 151 तक आता है संघ। उसके अंदर आती है देखिए 4 चीजें: संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन; संघ की विधायिका, लेजिस्लेशन ऑफ यूनियन; उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट; और आता है कैग। ये 4 चीजें आती हैं संघ के अंदर। ठीक है, यानी कि इनके पास सेंट्रल में पावर है। सेम इसके बाद संघ जब हम लोग खत्म कर लेंगे तो स्टेट की बारी आ जाती है, यानी राज्य की बारी आ जाती है। फिर राज्य में हम लोग देखेंगे कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य का न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और राज्य में फिर आगे देखेंगे कैग, वहां भी वर्क करता है। ठीक, तो ये सारी चीज हम स्टेट में देखेंगे। और संघ की कार्यपालिका के अंदर हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति तो हमने कल पढ़ लिया, आज हम पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति में जो प्रेरणा, इसका जो प्रेरणा मिलती है हमको कि भारत में एक राष्ट्रपति रखा जाए, कहां से हमने ये सोचा, मतलब कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। वहां पर महारानी होती थी, तो उसी को देखते हुए हमने ब्रिटेन से प्रेरणा का एक पद ले लिया कि हम भी राष्ट्रपति रखते हैं। हालांकि ब्रिटेन में ये क्या होता है, वंशानुगत होता है, मतलब एक ही परिवार के लोग होते हैं, खानदानी होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है। इस वजह से हम क्या है, गणतंत्र राज्य है। क्या है, गणतंत्र राज्य, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है, रिपब्लिक कंट्री है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं निर्वाचन प्रणाली, यानी कि जो निर्वाचन का इलेक्शन मैनर होगा वो कहां से लिया हमने, वो हमने लिया आयरलैंड से। और लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। अगर राष्ट्रपति को हटाना पड़ गया तो हम कैसे हटाएंगे, इसकी जो प्रक्रिया है वो हमने लिया अमेरिका यानी यूएसए से। और पूरा हमने कल डिटेल में जाना कैसे कैसे। ठीक है, अमेरिका से हमने और क्या क्या लिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका, हाई कोर्ट के जज को हटाने का तरीका, फंडामेंटल राइट्स भी हमने अमेरिका से लिए हैं। आयरलैंड से हमने डीपीएस भी लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी लिए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, एक चीज बता दें, आप देखिए पेन और पेपर जरूर लेके बैठिए। अच्छे से राइटिंग से नोट्स नहीं बनाना तो रफली जरूर लिखते रहिए। देखिए बिना लिखे तो देखिए सब वेस्ट हो जाना। हम बता रहे हैं आपको अभी याद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आधे 1 घंटे याद रहेगा। अगर आपने लिख लिया ना तो ये आपका परमानेंट बन जाएगा, और लिखने के बाद जब आप उसको रिवीजन करते हैं ज्यादा 5 मिनट में हो जाएगा। देखिए 3 पेज का रिवीजन हम 5 मिनट में आपको करा देंगे कल की क्लास का। ठीक है, तो ये फायदा होता है नोट्स बनाने का, तो नोट्स जरूर बनाइए। ठीक,
चलिए अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल्स राष्ट्रपति के। इंपॉर्टेंट देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहता है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की दो बातें कही गई हैं। एक ये कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, और वो स्वयं या अपने अधीनस्थ लोगों के काम करवाएगा। और हेड ऑफ डिफेंस कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ये आपको पता होगा, लेकिन ये कहां लिखा है, आर्टिकल 53 में लिखा गया है। आर्टिकल 54 की बात की जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए एक बार फिर से, वो ये है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इसमें खासकर 54 में डिस्कस किया गया है इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, मतलब कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो बार बोलना है इसको, बिल्कुल घोट के पी जाइए कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत, जिनको राज्यपाल या राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ दो ही जो है केंद्र शासित प्रदेश वही पार्टिसिपेट करते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, वो भी 1992 के बाद से, उसके पहले ये पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इस पॉइंट को पूरे के पूरे को अच्छे से याद कर लीजिए, घोट के बिल्कुल पी जाइए, ये समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की कैसा होगा। इसमें फिलहाल आप एक लाइन याद कर लीजिए, वो ये है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, सेम सिस्टम लागू होता है वाइस प्रेसिडेंट के मामले में, तो इस लाइन को याद कर लीजिएगा। यही तरीका होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने का, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 56 बताता है राष्ट्रपति की पदावधि, आपको पता है 5 साल की होती है, तो सबको पता होगा। त्यागपत्र अगर रेजिग्नेशन देना पड़ा तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट फिर इन्फॉर्म करता है किसको, स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को बताता है कि राष्ट्रपति साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया है। 57 बताता है निर्वाचन यानी कि पुनर्निर्वाचन, री-इलेक्शन के बारे में, और यहां पर लिखा गया है कि कोई लिमिट नहीं भारत में, आप चाहो तो 5 बार जीतो, आप चाहो तो 10 बार जीतो, लगातार 5 बार इलेक्शन जीतो और 25 साल तक आप राष्ट्रपति रह लो। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है, केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे रहे हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, और कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा जो 2 टर्म के लिए चुना गया हो। आगे देखते हैं 58 में हमने बताया था क्वालिफिकेशन देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया 35 वर्ष, ये तो इजी है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन ये पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, ये है कि मस्ट हैव क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन के चुनने के लिए उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये टर्म याद रखिएगा, लोकसभा, राष्ट्रपति के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ने की काबिलियत होनी चाहिए, वही काबिलियत राष्ट्रपति की होती है। और वाइस प्रेसिडेंट की जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ लोकसभा की जगह आ जाएगा राज्यसभा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में तो ऑप्शन रहेगा आपके पास, राष्ट्रपति बन सकता है अगर उसके अंदर काबिलियत हो लोकसभा सदस्य बनने की, राज्यसभा सदस्य बनने की, दोनों, या कोई भी आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, इस तरह करके आएगा। तो ये चीज आपको लगाना हो, केवल और केवल लोकसभा। राज्यसभा का अगर क्वालिफिकेशन है, लोकसभा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो नहीं बन सकता राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से हमने यहाँ पर आपको रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ये सब था आर्टिकल 58 में। आगे देखते हैं 59 आर्टिकल क्या कहता है। इसमें कुछ शर्तें लिखी थी राष्ट्रपति बनने के बाद कि कोई भी पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं धारण करेगा, और कुछ वेतन वगैरह की बात की गई थी। वेतन भत्ते इसको कितने मिलते हैं, 5 लाख रुपए सैलरी है इनकी, और वो भी टैक्स फ्री होती है, ठीक है। शपथ की बात की जाए, आर्टिकल 60 शपथ दिलाते हैं, जो कि शपथ इनको कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर ये नहीं होते तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो इनको शपथ दिलाएगा, ठीक है। शपथ की बात अगर बात की जाए तो हमारा जो शेड्यूल 3 है वहां पर की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ की बात वहां पर नहीं की गई है, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ की बात आर्टिकल 60 में ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है। बहुत जल्दी हम शेड्यूल के पूरा वीडियो अलग से बना देंगे, शेड्यूल पूरा 1 से लेकर 12 तक पूरे शेड्यूल एक वीडियो में हम आपको बता देंगे कि किस किस शेड्यूल में क्या क्या बोला गया। शेड्यूल 2 सैलरी के बारे में बताता है, शेड्यूल 3 शपथ के बारे में बताता है, शेड्यूल 4 में राज्यसभा की सीटों के बारे में जिक्र है। जो भी चीजें पूरा एक डिटेल बता देंगे, तो आपको ना रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है, रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूरा राष्ट्रपति से, वो है आर्टिकल नंबर 61। अच्छा, 2 आर्टिकल अगर याद रखने तो आर्टिकल 61 याद रखिएगा, और इधर ये कॉलेज वाला जो हमने बताया था आर्टिकल 54, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, और इनके जो महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो कहां पर दी गई, इनका तो जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 61, ठीक है। इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। तो इनका जो महाभियोग है वो कैसे होता है, कल हमने आपको बताया था। इंपीचमेंट लाने से पहले 14 दिन पहले
राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है और उसके बाद किसी भी सदन में, ये वर्ड याद रखिएगा, किसी भी सदन में, जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे अभी तो देखेंगे किसी भी सदन में उसमें नहीं ला सकते, उसमें सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में हम प्रस्ताव लाएंगे और 1/4 मेंबर की मतलब सहमति के साथ 1/4 मेंबर जब साइन करेंगे, उसके बाद किसी भी सदन में पहुंचेगा, वहां पर अगर 2/3 लोग ने वोट दे दिया तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरे सदन में जाएगा, वहां पर उसकी जांच पड़ताल होगी और अपना राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेंगे और अगर वहां वोटिंग होती है, वहां पर 2/3 वोट फिर से मिल जाते हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट सक्सेस हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। ये था हमारा पूरा राष्ट्रपति। हमने इसको एक बार पूरा रिवीजन कर दिया है। जिन्होंने कल की क्लास नहीं भी देखी होगी उनके लिए भी ये एक सफिशिएंट डाटा है। एक देखा जाए तो करीब करीब 10 मिनट लग गया हमको, तो ये पूरा सफिशिएंट डाटा है। अब हम आज की क्लास में देखने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वजह से हमने कराया, ठीक है। इसको ये मत समझिएगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था बहुत। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कल संघों के बारे में हमने बता दिया था, उसकी बात जिक्र नहीं करते हैं, वीपी लिखेंगे वाइस प्रेसिडेंट को हम। चलिए संघ की बात करते हैं तो पार्ट 5 में देखिए हमारा संघ आता है और वहां पर हम कहां से कहां तक पढ़ते हैं, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 51 तक। राष्ट्रपति का हमने कल पढ़ लिया 52 से लेकर 61 तक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 62 कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 62 से। तो अगर भाग पूछा जाए तो ये भाग 5 में ही आता है, ठीक है, ये मिस मत कर दीजिएगा। और आर्टिकल 62 से शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आर्टिकल नहीं पूछे जाते कि राष्ट्रपति का आर्टिकल मात्र 52 से 61 तक ही, ऐसा नहीं है। ये ना तो क्वेश्चन आएगा ना ही ये ऐसा कुछ है। हाँ, यहाँ पर सारी प्रक्रिया लिखी है, कैसे बनेंगे, क्या शर्तें होनी चाहिए, बट राष्ट्रपति के बारे में आपको पूरे संविधान में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पूरे संविधान में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। आपसे ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि संघ के बारे में किस आर्टिकल तक लिखा है, तो वो लगाइएगा 52 से लेकर 151 तक और पार्ट 5 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहली बात वहीं शुरू करते हैं कि इसकी हमें प्रेरणा कहां से मिली, हमने कैसे सोचा कि उपराष्ट्रपति का पद हम रखेंगे। तो जो हमारा सोर्स है वो है इसमें अमेरिका, यूएसए। राष्ट्रपति की प्रेरणा हमें कहां से मिली थी, ब्रिटेन से मिली थी। इसके सोर्स क्या है, यूएसए है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 63 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 63 कहता है हमारा देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बस इतना सा लिखा है आर्टिकल 63 में, जैसा कि कल लिखा था आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अच्छा, हम शॉर्टकट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी लिख सके। लिखने में टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। आप नोट्स बना लीजिएगा और लास्ट में नोट्स तो देते भी हैं, बाकी इतना समझ में आ रहा होगा हम क्या लिख रहे हैं आपको। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं आर्टिकल 64, इसमें क्या बोला गया। आर्टिकल 64 की बात की जाए, इसमें बोला गया, आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये आर्टिकल 64 में ही जिक्र किया गया है इस बात का। तो अगर आपसे कभी आर्टिकल पूछ ले कहां पर ये बात लिखी है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 64। तो यहां पर क्या लिखा है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के पदेन सभापति, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पदेन सभापति होंगे। पदेन का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। पदेन सभापति या फिर इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। पदेन सभापति, इसका मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिशियो या पदेन का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये होता है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, नहीं पता किसकी शादी, ठीक है, शादी है, बहुत सारे लोग हैं, तो दूल्हा जो वो होगा, पदेन कुर्सी का भार कौन संभालेगा। अगर बात कर ली जाए, शादी में जो कुर्सी होगी वो किसकी होगी, वो दूल्हे की होगी। तो मतलब ऑटोमेटिक किसकी हो गई, वो दूल्हे की होगी ना, ऑटोमेटिक हो जाना कोई चीज, तो उसको बोलते हैं पदेन, यानी कि उसका जो पद फिक्स है। ऐसे ही अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो आपका पद फिक्स है कि आपको राज्यसभा का चेयरमैन बनना ही बनना है, तो इसको बोलते हैं पदेन। मतलब ये सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं, ना चुने जाते हैं, ना वोटिंग की जाती, कुछ भी नहीं। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं तो आप ऑटोमेटिक राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएंगे। ऐसे जैसे दूल्हे में, शादी में जो कुर्सी है वो दूल्हे की फिक्स है, ऑटोमेटिक वो दूल्हा है, वो उसको बोलेंगे पदेन दूल्हा, मतलब वो जो आदमी रहेगा वो पदेन दूल्हा रहेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या लिखा है। इसमें एक चीज लिखी हुई है, जो उपराष्ट्रपति होता है हमारा, उसको वेतन जो है, वेतन की बात कर ली जाए, वेतन कभी भी उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता है। वेतन मिलता है उसको किस चीज का,
राज्यसभा के पदेन सभापति या राज्यसभा का सभापति होने के नाते उसको वेतन मिलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आपके एग्जाम में आता है कि वाइस प्रेसिडेंट को जो वेतन मिलता है वो किस चीज का मिलता है, राज्यसभा के सभापति होने के नाते उनको वेतन मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और वेतन का जिक्र कहां पर किया गया है, आर्टिकल 97 पर आगे जिक्र किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के वेतन का। बाकी यहां पर मेंशन किया गया कि किस पद का मिलता है, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आर्टिकल 97 में आगे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है, वो ये कि जब अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट नहीं है, किसी कारणवश या त्यागपत्र दिया या महाभियोग आया या किसी कारणवश वो नहीं है, तो जो राष्ट्रपति की जगह कौन ले लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ले लेते हैं। ठीक, ये भी यही आर्टिकल 64 में ही मेंशन किया गया है। यानी कि अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है तो उनकी जगह कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति हमारे बनेंगे। ठीक है, और मान लीजिए अच्छा वाइस प्रेसिडेंट भी किसी कारणवश एब्सेंट रहे तो कौन बनेगा, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो बनेंगे। एक बार ऐसा हुआ था, और अगर आपको पता हो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमारे एक सीजीआई थे, उनके एक काल में ऐसा हुआ था उनके समय में कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को हट गए थे, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो बन गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1 महीने के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, जब वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है, प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो राज्यसभा का देखभाल कौन करेगा, उसकी देख कौन करेगा। तो देखिए, जब वाइस प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं तो राज्यसभा का देखरेख वो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली भाई वो तो प्रेसिडेंट हो गए इस समय, तो राज्यसभा में क्यों बैठेंगे आके। तो उस समय राज्यसभा में जो कुर्सी संभालते हैं, तो आपको बता देते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। जब भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो बनते ही क्या करते हैं, पहले 10 लोग को एक कमेटी बनाते हैं और उनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, आपका नंबर 1 है, आपका नंबर 2 है, आपका नंबर 3 है। और जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं सभा में, जब भी राज्यसभा में नहीं रहेंगे, तो ये प्रायोरिटी वाइज वो लोग सभापति बनते जाएंगे, नंबर 1 वाले बनेंगे। मान लीजिए ये भी एब्सेंट है तो नंबर 2 प्रायोरिटी वाले बनेंगे, मान लीजिए ये भी एब्सेंट है तो नंबर 3 प्रायोरिटी बनेंगे। मान लीजिए 10 के 10 लोग एब्सेंट है, कितने लोग हमने बताया, 10 लोग की कमेटी होती है, मान लीजिए 10 के 10 लोग एब्सेंट है, तो कौन बनेगा। तो देखिए ये नियम होता है, जैसे हमेशा हर जगह चलता है, ये वैसे हर जगह का नियम है, हर देश का है। वो ये है कि जो भी राज्यसभा यानी उस सभा का जो सीनियर मोस्ट, सबसे जो सीनियर, जो सबसे बुजुर्ग होंगे, उनको बना दिया जाएगा राज्यसभा का सभापति। हालांकि ऐसे ही होता नहीं है, कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सब लोग एब्सेंट हो जाए, फिर इनको बनाना पड़ जाए जो सबसे सीनियर है। तो ये है, अगर कोई अपनी कुर्सी खाली करता है तो उसकी जगह कौन उस जगह को भरेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं, अगला आर्टिकल पढ़ने जा रहा है, वो है हमारा आर्टिकल 65। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 65। तो देखिए पीछे क्या क्या हमने पढ़ लिया, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। 63 में बताया गया कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, और 64 में बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति होता है। वेतन के बारे में जिक्र किया गया है, और राज्यसभा का सभापति होंगे, और अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनकी जगह ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये सब चीजें जिक्र की गई हैं। आगे देखते हैं 65 में। 65 में, अच्छा ये चीज 65 में दी गई थी कि अब्सेंस ऑफ, सॉरी ये चीज हम भूल गए थे, ये 65 में दी गई, जो हमने लास्ट पॉइंट आपको बताया ना कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो उनकी जगह कौन ले लेता है, वाइस प्रेसिडेंट ले लेते हैं। तो ये चीज कहां पर है, ये आर्टिकल 65 में ही मेंशन है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जब ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो इनको सैलरी भी प्रेसिडेंट की मिलती है, और सारी की सारी सुविधाएं भी प्रेसिडेंट की मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं मिलती। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये था आर्टिकल 65 में, सॉरी ये आर्टिकल 64 में हमने बता दिया लास्ट में, ये आर्टिकल 65 में था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आर्टिकल 66। क्या देखने जा रहे हैं, आर्टिकल 66, जिसमें हम पूरा पढ़ने वाले हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, कल की क्लास में जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें एक एक चीज अलग अलग लिखा था। क्वालिफिकेशन अलग आर्टिकल में था, कंडीशन अलग आर्टिकल में था, इलेक्टोरल कॉलेज अलग आर्टिकल में था, इलेक्शन प्रोसेस अलग आर्टिकल में था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ आर्टिकल 66 के अंदर लिखा गया है। ठीक है, सब कुछ आर्टिकल 66 के अंदर लिखा गया है। तो आइए देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा। सबसे पहले तो ये मेंबर ऑफ, कल के हमने क्वेश्चन में क्या बताया था, वो कहां के मेंबर हो सकते हैं, किसी भी सदन के मेंबर हो जाएं। ठीक है, इनके उसमें क्या होना चाहिए, कौन कौन होगा, इन पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा। इलेक्टोरल कॉलेज की सबसे पहले बात कर ली जाए, कौन कौन इनके उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, तो वो है राज्यसभा प्लस लोकसभा के सारे मेंबर्स, वो चाहे इलेक्टेड हो, वो चाहे नॉमिनेटेड हो, सिर्फ और सिर्फ कहां के, राज्यसभा और लोकसभा के। अगर यही अगर प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो उसमें हमने क्या बताया था, राज्यसभा, लोकसभा
और विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर। ये फर्क है, लास्ट में हम आपको डिफरेंस दोबारा करा देंगे। ये फर्क है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन और राष्ट्रपति के इलेक्शन में। उपराष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के लोग होंगे और सारे के सारे, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, पहली चीज। दूसरी, सारी बाकी सारी बातें सेम रहेंगी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, गुप्त मतदान होगा, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा, और वो लाइन जरूर याद रखिएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणी मत के द्वारा ही ये भी चुने जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब 66 में दिया गया है इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन के 2-3 पॉइंट तो बहुत सिंपल है, जैसा कल था कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। इसका पूरा एक्सप्लेन कल हमने आपको किया था, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 35 साल की एज होनी चाहिए मिनिमम, ये भी सेम है। और जो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी आपको रिवीजन करते हुए बताया था, कि इनके अंदर क्वालिफिकेशन हो चाहिए कि ये राज्यसभा का चुनाव लड़ सके। कहां का? राज्यसभा का। वहीं अगर हमने शुरुआत में आपको बताया, जब प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सके, उतनी काबिलियत होनी चाहिए। इनके पास क्या काबिलियत होनी चाहिए कि ये राज्यसभा को चुनाव लड़ सके। इस पॉइंट को जरूर से जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इलेक्शन कॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा आर्टिकल 66 से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। कौन कौन मत दे सकता है, वोट पार्टिसिपेट करेगा, राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्य। और इनकी क्वालिफिकेशन में ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि इनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की। कहां की? राज्यसभा की। तो आई होप ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। और बाकी कंडीशन देखिए सेम है कि कोई भी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करेंगे, यानी कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो उसके बाद अगर वो मंत्री हैं, कहीं के विधायक हैं, तो उनको वो पद भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कॉमन है जैसा कि प्रेसिडेंट में था। अब हम चलते हैं अगला आर्टिकल 67 के अंदर। देखिए आर्टिकल 67 की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी पदावधि और रेजिग्नेशन के बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 67, तो पदावधि आपको पता है, यानी टर्म क्या होगा, 5 ईयर का टर्म होगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का 5 साल का टर्म होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं रेजिग्नेशन के बारे में, त्याग पत्र के बारे में। रेजिग्नेशन ये किसको देने वाले हैं? देखिए राष्ट्रपति जो हमारे थे, पीआर राष्ट्रपति ने दिया वाइस प्रेसिडेंट को, और फिर वाइस प्रेसिडेंट कहां जाते थे? लोकसभा में सूचित करते थे। इनके साथ क्या होने वाला है? इनके साथ सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि रेजिग्नेशन किसको दे देंगे? प्रेसिडेंट को दे देंगे। बस सिंपल सा एक वर्ड, और इसमें कुछ भी नहीं याद करना। प्रेसिडेंट को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। हाँ, अब शुरू करने जा रहे हैं जो आर्टिकल 67 में लिखा गया है, रिमूवल, प्रोसेस ऑफ रिमूवल। इसी के अंदर जिक्र है। देखिए वहां पर 61 में अलग से इंपीचमेंट की बात की गई थी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 67 में सब कुछ मेंशन है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल। एक चीज और, इसको लिख देते हैं पहले, प्रोसेस ऑफ रिमूवल। देखिए जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो हम बोलते हैं वहां पर इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग। लेकिन बाकी सारा कोई भी पद हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रोसेस ऑफ रिमूवल, यानी कि हटाने की प्रक्रिया। और उसके लिए हम इम्पीचमेंट कभी भी यूज नहीं करेंगे। इम्पीचमेंट मात्र और मात्र राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनका प्रोसेस ऑफ रिमूवल कैसा होता है। लगभग सेम है राष्ट्रपति के जैसा, थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंस है, उसको जान लेते हैं। तो देखिए 14 दिन पहले इनको भी नोटिस दिया जाता है कि भाई आपको हटाने जा रहे हैं, आपने संविधान का उल्लंघन किया है। ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो राष्ट्रपति से डिफरेंस और इंपॉर्टेंट है वो ये कि केवल ओनली राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा। कहां पर आएगा? राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा। और सेम वैसे ही कैसे? कम से कम इसमें 50% प्लस 1 लोग की वोटिंग, ये वर्ड याद रखिएगा। उसमें हमने क्या बताया था आपको? किसी भी सदन में प्रस्ताव आएगा और 1/4 लोग कम से कम साइन करेंगे तब। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा और अगर वहां पर 50% और 1 लोग ने वोट दे दिया तो वो पास हो जाएगा। वहां पर पास होने के लिए कितना लोग चाहिए था? 2/3 लोग की साइन चाहिए थे। यहां पर पास होने के लिए मास सिंपल मेजोरिटी 50% और 1 मत के साथ अगर कर देंगे तो ये पास हो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा के पास ये पहुंचेगा कहां? लोकसभा में। लोकसभा में भी अगर सिंपल मेजोरिटी, मात्र सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस 1 से अगर यहां पर वोट मिल गया तो यहां पर भी ये पास हो जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट को अपना पद त्यागना पड़ेगा। जैसा कल भी हमने बनाया था, राष्ट्रपति रोते हुए चले जाएंगे बाहर, इनको राष्ट्रपति पद त्यागना पड़ जाएगा। जल्दी से रिपीट कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूवल। सेम कल के जैसे 14 दिन पहले इनको नोटिस दिया जाएगा। केवल और केवल इस वर्ड को याद रखिएगा, राज्यसभा में आएगा और वहां पर अगर 50% प्लस 1 से वोट मिल गया, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से मिल गया, तो भी राज्यसभा में पारित हो जाएगा।
फिर लोकसभा में पहुंचेगा। लोकसभा में भी अगर 50% प्लस 1 वोट मिल गए तो लोकसभा में पारित हो जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात की जाती है तो वहां पर 2/3 लोग मिलते हैं और किसी भी सदन में उनका प्रस्ताव आता है। उनका ये नहीं मतलब कि राज्यसभा में आएगा कि लोकसभा में। चलिए अब 1-2 आर्टिकल और देख लेते हैं। देखिए 67 तक कंप्लीट हो गया और सब कुछ लगभग हमने उपराष्ट्रपति के बारे में इतने में जान लिया। राष्ट्रपति के बारे में अलग अलग आर्टिकल में था, उपराष्ट्रपति में सब कुछ एक ही में दिया हुआ है, तो आपको आर्टिकल ज्यादा याद नहीं करने यहाँ पर। अब देखिए 67 का 68 ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्टिकल 69 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 69 में शपथ के बारे में दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 69 में मेंशन है और 70 भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 71 की बात कर लेते हैं तो देखिए आर्टिकल 71 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दी है, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में। वो ये कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कैसा डिस्प्यूट, कोई भी बाधा आती है, राष्ट्रपति PR या फिर वाइस प्रेसिडेंट VP इन दोनों के इलेक्शन में किसी भी तरह की बाधा आती, किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो कैसे सॉल्व होगा? क्या हम राष्ट्रपति का चुनाव रोक देंगे? क्या हम वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव रोक देंगे? आपके ऑप्शन में जरूर रहेगा इसको टाल दिया जाए। नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होता कि इनका चुनाव रोक दिया जाए। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में तो ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये मुद्दा जाता है और न्यायालय डिसाइड करती है, सुप्रीम कोर्ट के जज डिसाइड करते हैं कि इसका क्या होना है। वो बहुत ही जल्दी इसको प्रोसेस को आगे बढ़ा देते हैं, डिले नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी डिले नहीं किया जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जैसे आप मान लीजिए आपको एक कंडीशन बताते हैं। कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट का मान लीजिए चुनाव होना है, तो प्रेसिडेंट में आपको पता है कौन कौन लोग आने वाला है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, ये लोग आने वाले हैं। अब मान लेते हैं विधानसभा की बात करते हैं। मान लीजिए कलकत्ता में चुनाव हो रहे थे, वेस्ट बंगाल में चुनाव होने थे, अभी हो रहे थे, थोड़े दिन पहले हुए थे, आपको पता है, और वो कोरोना की वजह से वेस्ट बंगाल में चुनाव टाल दिए जाते हैं, तो वहां पर क्या आ जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लग गया है तो यहाँ पर कोई विधानसभा के विधायक बचे ही नहीं। तो आप अब क्या बंगाल वाले लोग ये कहेंगे कि राष्ट्रपति, मान लीजिए, और ये भी मान लीजिए कि इसी टर्म में राष्ट्रपति का चुनाव भी होना था, ठीक है, तो क्या बंगाल के लोग ये बोलने आएंगे कि भाई हमारी विधानसभा तो अभी भंग है, हमारे यहाँ केंद्र शासित, हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो आप अगर राष्ट्रपति का चुनाव कराओगे तो हमारा तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, हम लोग तो वोट के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव अभी स्थगित कर दिया जाएगा? जी नहीं, कभी किसी हालत में स्थगित नहीं किया जाएगा। बिना इनके राष्ट्रपति के चुनाव आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा और ये डिसीजन कौन दे देगा? सुप्रीम कोर्ट के जज सुना देंगे, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय सुना देगा, ठीक है। तो इनका डिस्प्यूट हमेशा कहां जाता है? कोई भी राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट किसी का भी हो, वो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि डिस्प्यूट जो होगा इनके इलेक्शन में वो कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 71। तो ये था हमारा वाइस प्रेसिडेंट, कंप्लीट वाइस प्रेसिडेंट जो हमने आज पढ़ना था। आज हमने राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ लिया और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया। जल्दी से 2 मिनट में अपनी नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए उपराष्ट्रपति सोर्सेस हमने बता दिया आपको, अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 63 में दिया गया है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल है। आर्टिकल 64 की बात की जाए तो इसमें लिखा है राज्यसभा के सभी प्रजापति होते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो होते हैं वहां के, और जब भी ये प्रेसिडेंट बनते हैं, यहीं पर लिखा हुआ, जब भी ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये उस समय राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते। ये चीज भी जिक्र कहा गया है, आर्टिकल 64 में दिया गया है। आर्टिकल 64 में वेतन के बारे में बात की गई कि इनको वेतन कहां का मिलता है? राज्यसभा के सभापति का मिलता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट का मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा, इनको किस चीज का वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। आर्टिकल 65 में बात की गई है अगर राष्ट्रपति हमारे एब्सेंट होते हैं तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, हमारे राष्ट्रपति बन जाते हैं, और इन्हें जो सैलरी वगैरह और जो भत्ते हैं, सारी सुविधाएं मिलती है, किस चीज की? प्रेसिडेंट की मिलती है। सिंपल सा है, ठीक है। 66 की बात की जाए तो 1, 2, 3 अलग अलग पोर्शन में ये सारी चीजें लिखी थी जो हमने आपको पूरा डिटेल में बता दी। इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, इलेक्टोरल मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में, सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है। तो क्या क्या लिखा है, एक चीज रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है इनके चुनाव में? राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ मेंबर, यानी कि सारे के सारे मेंबर कहां के? राज्यसभा और लोकसभा के। बाकी सारी चीजें सेम होती है राष्ट्रपति की जैसे, अप्रत्यक्ष चुनाव, गुप्त मतदान, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सब चीजें कॉमन होती है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्हें MP MLA जो भी होंगे इन्हें सारे पद त्यागने होंगे। और क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए
तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, ये कंप्लीट होनी चाहिए 35 ईयर की एज, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि इन्हें मेंबर ऑफ राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के क्वालिफिकेशन जो जितनी होती है उतनी क्वालिफिकेशन इनके अंदर होनी चाहिए, यानी कि एक राज्यसभा का मेंबर बन सके इतनी। राष्ट्रपति की बात कर ली जाए तो हमने बताया था आपको उनके अंदर कितनी होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर के बराबर काबिलियत होनी चाहिए। आगे देखते हैं 67 हमने बताया टर्म के बारे में, 5 साल का टर्म होता है, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। और रिमूवल का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन कहां पर जिक्र किया गया 67, नाम याद रखिएगा। आर्टिकल यहाँ पर 61 में राष्ट्रपति का रिमूवल की बात की गई, इंपीचमेंट की बात की गई है, यहाँ पर 67 में बात की गई है उपराष्ट्रपति के रिमूवल की। सेम जैसा कि हमने आपको बताया 14 डेज पहले नोटिस दिया जाता है। प्रस्ताव केवल और केवल कहाँ आएगा, राज्यसभा में आएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, केवल वाले वर्ड को। और अगर 50% प्लस 1 से पास हो गया तो राज्यसभा में पास हो जाएगा, फिर लोकसभा पहुंचेगा और वहां पर भी 50% प्लस 1 वोट से पास हो गया तो ये पारित हो जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट अपना पद छोड़ देंगे। 69 की बात की हमने, शपथ के बारे में दिया गया प्रेसिडेंट के। 71 की बात की गई, वहां पर यह लिखा है अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है इलेक्शन में प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के, तो वो सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट हमारी सॉल्व करेगी। तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो, आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें हमने पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए जाते जाते एक बार आपसे पूछना चाहेंगे, फीडबैक आप जरूर दे दीजिएगा, मतलब कि आपको कैसा लग रहा है हमारा जो थ्योरी की क्लास है, ये कैसी लग रही है, हम हाथ से लिख रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं। मेन चीज आप बताइएगा आपको समझ में आ रही है कि नहीं, क्या आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जिस तरह हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सारी चीजें आपके अंदर जा रही कि नहीं जा रही है, हमारी स्पीड कैसी है, ज्यादा तेज तो नहीं है, लिखना कैसा है, ये सब कैसा है, एक बार फीडबैक दे दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा हम कंफर्म हो जाएंगे हमें अपनी टॉपिक वाइज क्लास ऐसे ही पढ़ाना है, चेंज करना है, पढ़ाना भी है या नहीं पढ़ाना है। तो इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा हमें हेल्प कर दीजिए, थोड़ा सा फीडबैक कर दीजिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से जाके व्हाट्सएप में अपने स्टेटस लगा दीजिए, इंस्टा फेसबुक जो आप चलाते हो वहां पर एक स्टेटस लगा दीजिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप ये जरूर करेंगे, ये हमारा आप जरूर, हमें आपके ऊपर विश्वास है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की पूरी क्लास पसंद आई। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।